अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्विलिब्रियम, उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज हम इनके जो है वो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं तो वो तो इजी क्वेश्चंस, यानी वो आपको जो है वो बुक से ही मिल जाएंगे उनके आंसर्स। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास क्या है, यानी कि ये देखें, राइट केसी एंड केपी एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, हमें कुछ रिएक्शंस दे दिए गए हैं और हमें इनके लिए जो है वो केसी और केपी एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, सो केसी किसके इक्वल होता है, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक आपको जो है वो कुछ कंप्लीट रिएक्शंस दे दिए गए हैं और ये सब रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। ठीक है, बस आपको इनके लिए जो है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो पहले हम केसी लिखते हैं और उसके साथ साथ ही केपी भी लिखेंगे। लेकिन आप देखें ये इक्वेशंस तो बैलेंस हैं, बट हमें इनकी स्टेट देखनी पड़ेगी। अगर तो स्टेट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट आ रही है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। ठीक है, और गैशियस स्टेट मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को हम ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलें लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपके पास जो है वो SO2 लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है SO2 प्लस हाफ O2 और इससे जो है वो 2SO3 बन रहा है। ठीक है, हमें देखें ये सब जो है वो गैशियस स्टेट में है और हमें इसके लिए क्या लिखना है, हमें इसके लिए केसी लिखना है। केसी आपको पता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होते हैं, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, SO3 है, यानी कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है। तो देखें, हम लिखेंगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ठीक है, और टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय concentration of SO2 and concentration of O2 to the power 1/2। ठीक है, इस तरह जो है वो इसका केसी एक्सप्रेशन होगा। सेम इसी तरह क्या करते हैं कि अब हम जो है वो KP इसके लिए लिख कर देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपने लिखना है KP इज़ इक्वल्स टू, वो भी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेशर, और किसके लिए, SO3 यानी कि प्रोडक्ट के लिए, डिवाइडेड बाय प्रेशर फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि SO2 मल्टीप्लाई बाय O2 टू द पावर 1/2, इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो केसी और KP एक्सप्रेशंस आपने लिखने हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि आपके पास जो है वो एक सेकंड इक्वेशन भी दे दी गई है। ठीक है, तो इसमें भी देखें आपके पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है सब गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आप केसी कैसे लिखेंगे, यानी कि आपके पास जो हाइपोक्लोरिक एसिड है और उसकी कंसंट्रेशन टू द पावर 2, और साथ में जो है वो स्टीम है, और साथ में आपके पास है डाइक्लोराइड मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फिर उनकी पावर्स। ठीक है, तो इसी तरह इसका जो है वो केपी एक्सप्रेशन भी आपने लिखना है। ठीक है, तो वो भी इस तरह यानी कि रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो थर्ड इक्वेशन जो है उसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, क्या है कि यानी ओजोन जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हो रही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में, और हमें इसके लिए केसी और केपी एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसके लिए केसी। केसी किस तरह लिखेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ O2, पावर उसकी 1 ही है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल यानी कि, और इसी तरह ऑक्सीजन एटम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। इस तरह जो है वो आप इसका केसी लिखेंगे और इसी तरह केपी भी।
ठीक है। अब सब गैशियस फॉर्म में थे, तो इस वजह से हमें यहाँ पर सबको इंक्लूड करना है केसी और केपी एक्सप्रेशन में। मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय O3। ठीक है, इस तरह जो है वो आपको इसके लिए लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास जो है वो फिफ्थ इक्वेशन है, उसमें क्या है कि फेरस जो आपके पास फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है ये गैशियस फॉर्म में रहेगा। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और इससे बन रहा है फेरस ऑक्साइड, और ये सॉलिड फॉर्म में है और साथ में स्टीम। ठीक है, गैशियस फॉर्म। अब देखें कि हमें इसके लिए केसी जो है वो लिखना है, लेकिन इसमें जो सॉलिड फॉर्म में होंगे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, उनको आपने केसी का एक्सप्रेशन में नहीं लिखना। ठीक है, वो काउंट नहीं होते। सो देखें यहाँ पर जो है वो केसी आप इस तरह लिखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसी तरह इसका जो है वो केपी एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपके पास जो है वो 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और ये गैशियस फॉर्म में है, और साथ में क्लोरीन जो है ये भी गैशियस फॉर्म में है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और ये भी गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, तो सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैशियस फॉर्म में है। केसी एक्सप्रेशन लिखना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो लिखेंगे हम प्रोडक्ट, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और उनके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोसाइल क्लोराइड की कंसनट्रेशन और फिर उसके ऊपर जो है वो पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है। इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टू द पावर 2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और जब केसी एक्सप्रेशन लिखा गया तो उसके बाद केपी एक्सप्रेशन लिखना जो है वो आसान होता है। बस आपने कंसनट्रेशंस की जगह आपने प्रेशर जो है वो उनका लिखना है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इसके लिए केपी भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है और ये चेंज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो आपको ये बात पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो हम क्या करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे कि केसी जो है वो डिपेंड कर रहा है कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह जो है वो इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे और सेम इसी तरह जो है वो इसका केपी एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट समझी जाती है। ठीक है, उनको हम केसी एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इस पर भी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ है, लेकिन वो वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, यानी स्टीम है। तो क्या होगा कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, दोनों ही गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। सो अब क्या करेंगे कि देखें रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, पर प्रोडक्ट जो है वो दोनों ही गैशियस फॉर्म में है। तो जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें क्या करना है आपने कि आपके पास जो कार्बन है उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरह लिखोगे और साथ में केपी जो है वो भी आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया गया है। तो क्या इसकी स्टेटमेंट है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर केपी इज इक्वल्स टू 0.133 ATM. Which of the following condition correspond to equilibrium position for the reaction? ठीक है, तो हमें ना एक ये आपके पास रिएक्शन है और इसके लिए जो है वो कुछ कंडीशंस भी दे दी गई हैं। हमें इसमें से बताना है कि एक्विलिब्रियम पोजीशन तक कौन पहुंच चुका है। ठीक है, और या फिर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो यानी कि किसकी वैल्यू जो है इनमें से वो केपी के इक्वल आ रही है या नियरली इक्वल आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें केपी फाइंड करना पड़ेगा इन तीनों के लिए ही। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं।
सो आप देखें कि आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बनेगी और इसके लिए हम केपी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब आपके पास सब वैल्यूज़ हैं, बस वैल्यूज़ पुट करेंगे, उससे रिएक्शन कोशेंट फाइंड करेंगे, फिर उस रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू आई है उसको केपी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुँच चुका है या फिर नहीं। ठीक है, सो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी Q इज़ इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू जो है वो दे दी गई है 0.175। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 0.102। ठीक है, यानी कि स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.030। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.102। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो है वो Q की वैल्यू, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आएगी 0.30। ठीक है, तो ये एक के लिए वैल्यू फाइंड हो गई है। अब क्या करते हैं कि सेम इसी तरह जो है वो दूसरे के लिए भी फाइंड करते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, हमारे पास वैल्यू जो है ना, अगर रिएक्शन कोशेंट की आती है 0.13, ठीक है, तब हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। यानी कि अभी हमने फर्स्ट जो वैल्यू फाइंड की है वो तो रिएक्शन कोशेंट के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी ये मतलब कि जो वैल्यू फाइंड की गई है यहाँ पर रिएक्शन जो है वो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुँचा। ठीक है, तो आपके पास जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड में जो इक्वेशन दी हुई है आपको, उसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए रिएक्शन कोशेंट फाइंड करते हैं। सो उसके लिए क्या लिखेंगे, रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल्स टू, वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर देते हैं। क्या है कि आपके पास है 0.064। ठीक है, और टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.03, एक मिनट, 0.0308। ठीक है, ये आपके पास जो है वो वैल्यू है। इसको फाइंड करने से आपके पास रिएक्शन कोशेंट जो आएगा वो होगा 0.129। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आएगी जो कि नियरली इक्वल टू 0.13 है। ठीक है, यानी कि ये जो सेकंड वैल्यू है ये ऑलमोस्ट केपी वैल्यू के इक्वल आई है। ठीक है, तो हम कह सकेंगे कि जो सेकंड मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर चुका है। ठीक है, अभी थर्ड भी एक्सपेरिमेंट चेक कर लेते हैं, उसके लिए क्या वैल्यू आती है रिएक्शन कोशेंट की। ठीक है, तो चले फाइंड करते हैं। सो हम लिखेंगे रिएक्शन कोशेंट इज़ इक्वल्स टू, डायरेक्ट वैल्यू जो है हम पुट कर लेते हैं, बाकी एक्सप्रेशन जो है वो केपी एक्सप्रेशन लिखकर उसमें वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। ठीक है, तो आपके पास है 0.144 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.156। ठीक है, 156 इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर फाइंड करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.020। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 0.156। ठीक है, ये आ जाएगा। इससे आपके पास जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आएगी वो होगी 0.133। ठीक है, सो ये भी देखें कि आपके पास जो है रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू केपी वैल्यू के इक्वल ही आ रही है। सो हम कहेंगे यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट नंबर बी है और सी है, इसमें क्या है कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू नियरली इक्वल टू केपी है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था, यानी बी और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर केसी एंड केपी फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, ब्लू विट्रल इज़ डीप ब्लू सॉलिड कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज़ हीटेड टू ड्राइव ऑफ वाटर वेपर्स टू फॉर्म वाइट सॉलिड कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो कॉपर सल्फेट है, वो पेंटाहाइड्रेट है, और उसको जब हीट किया जाता है उससे जो है वो कॉपर सल्फेट बनता है और वाटर जो है, वाटर वेपर्स जो हैं वो
वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हमें जो है वो इसके लिए केसी और केपी एक्सप्रेशन लिखना है। और उसके बी पार्ट में देखें, द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गैशियस फास्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। यानी कि क्या है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है सो इससे फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और क्लोरीन गैस जो है ये फॉर्म होती है, और इसके लिए भी हमें केसी और केपी एक्सप्रेशंस लिखने हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि हमें जो है वो इन दोनों के लिए इक्वेशंस खुद बनानी पड़ेंगी और फिर उसके लिए केसी और केपी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलें फाइंड करते हैं। देखें, सबसे पहले जो है वो आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में क्या है कि आपके पास कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये Cu, ठीक है, CuSO4.5H2O। जब इसको हीट किया जाता है तो इससे क्या बनता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस वाटर वेपर्स। ठीक है, इस तरह जो है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करना है कि हमें आपको पता है कि ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है तो ये आपके पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ये जो कॉपर सल्फेट बनता है ये भी आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये जो है वो स्टीम गैशियस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए केसी एक्सप्रेशन लिखना तो काफ़ी आसान है। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ स्टीम टू द पावर 5, जस्ट ये आपको लिखना था। ठीक है, और इसी तरह केपी एक्सप्रेशन, उसमें भी हम जो है वो ब्लू विट्रल और जो कॉपर सल्फेट है उन दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सिंपली हम लिखेंगे H2O टू द पावर 5। ठीक है, इस तरह जो, तो इस तरह बस केसी और केपी आपने लिखना था। बस ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस हो और जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उनको आपने केसी एक्सप्रेशन में या केपी एक्सप्रेशन में नहीं लिखना। ठीक है, तो इसी तरह चलें आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 है, और ये बता दिया गया है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब इसकी डिकम्पोजिशन की जाती है तो इससे फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस। ठीक है, सो क्या है कि इक्वेशन बैलेंस ही है, जस्ट हमें इसके लिए केसी लिख लेते हैं, PCl5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर होगा कंसनट्रेशन ऑफ फास्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस, जस्ट इतना लिखेंगे। और इसी तरह केपी एक्सप्रेशन इसके लिए इसी तरह लिखेंगे, PCl3 यानी फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, यहाँ पर भी P रहेगा, मल्टीप्लाई बाय Cl2। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो है वो 8 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।